दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, भारत का संविधान द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसलिए भी खास है क्योंकि ये भारत के एक एक नागरिक के साथ इंटरेक्ट करने की क्षमता रखता है और करता भी है। 1950 में जब हमने एडॉप्ट किया अपना संविधान, तब भी हम करोड़ों में थे। आज 75वें वर्ष बाद भी जब हम 100 करोड़ के ऊपर हैं, तब भी वो हर एक नागरिक से इंटरेक्ट कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल यह इंटरेक्शन अपने एक एक इंडिविजुअल नागरिक से करने की ये क्षमता उसने भारत की न्यायपालिका के जरिए ही पाई। इसलिए भारत की न्यायपालिका खास है और इसी की वजह से भारत का संविधान हर एक नागरिक को उसके डिटेल्स में सुनता है, उसके सर्कमस्टेंसेस के साथ सुनता है। दोस्तों, इन सब के बीच जो सबसे अहम आर्टिकल जो हैं, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 की अगर बात करें तो ऐतिहासिक 1951 की 50 का आप A.K. गोपालन केस को याद करिए। कॉन्स्टिट्यूशन इंटरेक्टिव डॉक्यूमेंट है, इस हद तक है कॉन्स्टिट्यूशन कि जो वेल इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल उस समय था कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और कहीं ना कहीं जो डॉक्टर अंबेडकर साहब का जो उन्होंने व्यू दिया था कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए संविधान सभा में आर्टिकल 21 के लिए, उसको उस समय चूँकि नया नया देश था, रिसोर्सेस कम थे, तो बहुत कुछ देखना था, तो वो सजेशन उस समय के लिए ड्रॉप हो गया था। तो वेल इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल होने के बावजूद भी कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ फॉर आर्टिकल 21, इसके बावजूद भी A.K. गोपालन साहब की जो पिटीशन थी वो आउटराइटली रिजेक्ट नहीं हुई, वो शायद सुनी गई। तो कॉन्स्टिट्यूशन वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल 1950 में उसके पास होते हुए भी वह अपने नागरिक से उसने इंटरेक्ट किया, और जो इंटरेक्ट अगर ना करता तो शायद जस्टिस, अगर मेरी याददाश्त सही है तो जस्टिस फजल अली साहब का वो जो डिसेंटिंग जजमेंट है, और कहीं ना कहीं जो राइट्स को अलग अलग हम उस समय देख रहे थे, वो एक साथ राइट्स को कहीं ना कहीं रिलेशन जो है और जो एक तरह से ड्यू प्रोसेस की झलक मिली थी, वो मेनका गांधी जजमेंट में मेजॉरिटी व्यू में ना तब्दील हो पाता 1978 के जजमेंट में। यह खासियत है भारत के संविधान की कि वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल होते हुए भी वो अपने नागरिक के साथ इंटरेक्ट करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वह उस नागरिक के इसके बहाने वो देश समाज के सर्कमस्टेंसेस के साथ इंटरेक्ट करता है। और इसी अगर ये सर्कमस्टेंसेस के साथ जो इंटरेक्शन है और वेल एस्टेब्लिश्ड पोजीशन में भी होते हुए यही इंटरेक्शन जो है उसको एडेप्टिवनेस देता है कि वो बदलते सर्कमस्टेंसेस के अनुसार स्वयं को ढाल सके। कहीं ना कहीं जो डिसेंडिंग जजमेंट होते हैं वो अनदर पर्सपेक्टिव और अनदर चीज़ आपके सामने रखते हैं। भले ही आप अपने आप को एकदम कंप्लीट समझें, एकदम सब कुछ ठीक समझे उस समय, लेकिन एक पर्सपेक्टिव रख देता है डिसेंटिंग जजमेंट। जी हाँ, जस्टिस दत्ता साहब की, दीपांकर दत्ता साहब की हालिया टिप्पणी। तो इस संदर्भ में आप समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कुछ आर्बिट्रीनेस स्वयं इनबिल्ट अपने अंदर प्रोवाइड करता है कि जब वेल एस्टेब्लिश पोजीशन में है तब भी वो डिसेंटिंग जजमेंट को अलाउ करता है। और ऐसे बहुत सारे डिसेंटिंग जजमेंट जो हैं आगे चल के मेजॉरिटी व्यू में तब्दील हो गए, चाहे वो सज्जन सिंह केस 1965 में था जो कि क्या सारे फीचर्स जस्टिस मुदलकर साहब का कि उसे आप बदल सकते हैं, या ग्रामेरियन इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन का आपको कहाँ ले जाएगा। जी हाँ, नरीमन साहब का यूट्यूब वीडियो से ये बातें मैं बोल रहा हूँ। तो वास्तव में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का डेवलप होना कहीं ना कहीं ये डिसेंटिंग जजमेंट का मेजॉरिटी में तब्दील होना है। तो वहीं जिस आर्टिकल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कहीं ना कहीं उससे रिलेट करने की कोशिश की गई थी कि गोपालन केस में, उसी के सारे ड्यू प्रोसेस
की बात करने की कोशिश की गई थी, तो वहीं जस्टिस अभय सिंह ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुवन की इमरान पति जजमेंट में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एक तरह से कोर के रूप में एस्टेब्लिश कर देना फंडामेंटल राइट, जी हाँ, आर्टिकल 21 के अंतर्गत, या आप सोच सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरेक्शन से ही संभव है। और कुछ ना कुछ जब वेल एस्टेब्लिश पोजीशन होने के बावजूद भी जो ये कॉन्स्टिट्यूशन अपने नागरिकों से इंटरेक्ट करता है, आउटरेक्टली रिजेक्ट नहीं कर देता है, ये वास्तव में इस संविधान की महानता है कि वो अपने नागरिकों को उनके डिटेल्स में एक एक सुनता है। इसलिए भारत की न्यायपालिका खास है। जी हाँ, यही टिप्पणी जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना साहब ने अभी एक हालिया सेमिनार में की थी कि इंडियन जुडिशरी का अहम रोल क्यों। दोस्तों, ये जो चीज़ थी ये मजबूत होने के बाद इनपरफेक्टनेस अपने आप में ये महानता भी शो करता है, और कहीं ना कहीं डिसेंटिंग जजमेंट को प्रीवी काउंसिल के अपोजिट में आया, क्योंकि वहाँ कोई अपोजिट नहीं होता है। वहाँ जो डिसेंटिंग जज अगर है भी तो वो पूरा मेजॉरिटी जजमेंट लिखते हैं एक व्यू के साथ, लेकिन डिसेंट को अलाउ कर देना और इसी तरह से अपने ही फैसले को कहीं ना कहीं, जी हाँ, जैसा कि 1967 के गोलकनाथ जजमेंट में अपने ही पुराने फैसले को, चाहे वो शंकरी प्रसाद का हो या फिर सज्जन सिंह केस को, उसको ओवर रूल कर देना एक बड़े व्यू से, कहीं ना कहीं जो आर्बिट्री ने डिसेंटिंग जजमेंट में थी उसको मेजॉरिटी व्यू में तब्दील कर देना 1967 में, ये कॉन्स्टिट्यूशन की महानता को दिखाता है कि इनपरफेक्शंस, वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल इत्यादि होते हुए भी वो सर्कमस्टेंसेस के अनुसार अपने आप को इनपरफेक्ट पा सकता है। और यही नहीं, मेजॉरिटी जजमेंट होने के बावजूद भी डिसेंटिंग जजमेंट की बात कर देना आर्बिट्रीनेस भी, कुछ ज़रूरी आर्बिट्रीनेस अलाउ करता है। इसी तरह से आप ये भी देखिए, ये जो दूसरा इम्पॉर्टेंट इंटरेक्शन का फेज़ जो चालू हुआ, वो फेज़ चालू हुआ जस्टिस कृष्णा अय्यर साहब के समय में। जी हाँ, ऐतिहासिक सुनील बत्रा केस के समय में, अगेंस्ट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के समय में, जब एक प्रिजनर, एक कन्विक्ट, वो भी लाइफ, एक तरह से डेथ पेनाल्टी उसको थी, वो दूसरे प्रिजनर्स के लिए लेटर लिख रहा है, अपने लिए भी नहीं लिख रहा है। और जस्टिस कृष्णा अय्यर साहब की बेंच, आर.एस. पाठक साहब और ओ चिन्निप्पा रेड्डी साहब की बेंच ने उसके लेटर को गौर किए, जो अकल्पनीय था, और गौर ही नहीं किया कि प्रिजनर्स के जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, उनके प्रिजनर्स के भी राइट्स फंडामेंटल राइट्स हैं। ये एक दूसरा इंटरेक्शन था, जो एक सेटल्ड पोजीशन थी कि कन्विक्ट और प्रिजनर्स के कैसे, किस तरह के फंडामेंटल राइट्स हो सकते हैं। लेकिन उस सेटल्ड पोजीशन के बावजूद भी सुनील बत्रा के साथ इंटरेक्ट करना, वो शायद सुनील बत्रा को भी नहीं पता होगा कि क्या उसके भी ऐसे राइट हैं कि वो लेटर लिख सकता है, अपने लिए छोड़िए दूसरे के लिए भी लिख सकते हैं, जो खुद एक डेथ सेंटेंस पाए हुए कन्विक्ट हैं। और इसको एक्नॉलेज करना और इसको एस्टेब्लिश कर देना, ये वास्तव में कॉन्स्टिट्यूशन इंटरेक्शन का दूसरा फेज चालू करता है। सुनील बत्रा को पता नहीं था, एक गोपालन साहब को तो पता था कि वेल एस्टेब्लिश्ड पोजीशन है, मान लीजिए कि हमने ड्यू प्रोसेस नहीं लिया है, संविधान सभा की डिबेट इत्यादि सब कुछ थी, लेकिन सुनील बत्रा केस में तो शायद पता भी नहीं था कि वो जो लेटर लिख रहे हैं उसका क्या होगा, या लिया जाएगा कि भी नहीं लिया जाएगा। हमको एक बेसिक क्वेश्चन पे छोड़ देता है, कनेंड्रम पे छोड़ देता है कि हमारे अधिकारों के लिए संविधान लिखा गया है, कि संविधान से हमारे अधिकार हैं। दरअसल हमारी आज़ादी की जंग वास्तव में किस लिए थी? अधिकारों के लिए ही थी ना, आर्बिट्रीनेस के खिलाफ ही थी ना, इसी के लिए तो थी, हमारे अधिकारों के लिए लिखा गया। तो दूसरी तरफ ये भी सोचिए कि अगर देश गुलाम ना हुआ होता और इस तरह से चीज़ें, परिस्थितियाँ नहीं होती, शायद अधिकारों को इतना हनन भी ना होता।
दरअसल ये जो बैलेंस है, ये खूबसूरत बैलेंस कहीं ना कहीं इमरजेंसी के दौरान जो फेमस केस आया, जी हाँ, जिसमें लीजेंडरी जस्टिस HR खन्ना साहब का डिसेंटिंग जजमेंट था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस वो ना होने के, अगर संविधान ना भी होता तो कुछ इनएलिजिबल ह्यूमन राइट्स हैं जिसे आप नहीं ले सकते। आर्टिकल 21 इमरजेंसी के दौरान भी आप इसको नहीं ले सकते हैं, वो डिसेंटिंग जजमेंट। तो दूसरी तरफ मेजॉरिटी व्यू जो था वो कि भाई हमें जो भी चीज़ें मिल रही हैं वो कहाँ से मिल रही हैं, संविधान के तहत मिल रही है। तो वहीं इंडिविजुअल जजमेंट आगे चल के डिसेंटिंग जजमेंट मेजॉरिटी जजमेंट में भी तब्दील हो गया, जी हाँ। और वही शायद 44th अमेंडमेंट में लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी को इमरजेंसी के दौरान भी नहीं लिया जा, शायद ये भी पार्लियामेंट ने भी स्वीकार किया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरेक्शन से ही संभव है। तो वहीं लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत कहीं ना कहीं जो अभी हालिया जजमेंट जस्टिस ओक साहब का है, वो अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उसके कोर में आ जाता है और मान लीजिए वास्तव में रियल इमरजेंसी की पोजीशन आ जाती है, तो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को आप किस तरह इंटरप्रेट करेंगे उन परिस्थितियों में। आप जेल में नहीं हैं लेकिन आप अपने घर में हैं, तो वहीं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अगर कोर पे है तो आपको ये एक सोचने विवश कर देगा कि जेन्युइन इमरजेंसी केसेस में भी कहीं ना कहीं पर्सन जो है भले ही वो जेल में ना हो लेकिन वो जुडिशियल रिव्यू के लिए, इमरजेंसी की जुडिशियल रिव्यू के लिए क्या मान नहीं जा सकते हैं। ये आप थोड़ा हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरेक्शंस वास्तव में संविधान ने जो न्यायपालिका के जरिए अपने नागरिकों से एक आर्टिकल 32 और 226 के तहत जो खोल रखा है, और पूरा का पूरा जो क्रिमिनल और सिविल जस्टिस सिस्टम है कहीं ना कहीं हर एक चीज़ों को, हर एक लोगों को पूरी तरह डिटेल्स और लिखित चीज़ों में वो सुनता है भारत की न्यायपालिका। तो वहाँ पर लिखित में जब सुनवाई डिटेल में होती है और जजमेंट डिटेल में सब रहते हैं, तो ये कहीं और दूसरे माध्यम से ये इस तरह का इंटरेक्शन अपने इंडिविजुअल से पॉसिबल होता नहीं है। और यहाँ ये भी बात समझ में आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन जब स्वयं कहीं ना कहीं डिसेंटिंग जजमेंट के जरिए और जब पूरी वेल एस्टेब्लिश प्रिंसिपल के विरुद्ध भी जब कभी कभी अपने नागरिकों को सुनता है और वो आगे जाके मेजॉरिटी जजमेंट इत्यादि में एक्सपीरियंस से वो जो ही नहीं हर बार, लेकिन वो तब्दील भी हो जाता है अपनी वेल सेटल्ड पोजीशन से, जी हाँ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ से डुओ प्रोसेस की पोजीशन में। जी हाँ, अभी हालिया इलाहाबाद डिमोलिशन केस के संबंध में वहाँ पर जब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन तक डुओ प्रोसेस की बात हो जाती है, और क्यों भी नहीं होनी चाहिए, आर्टिकल 12 के अंदर लॉ की डिफिनीशन वहाँ तक तो भी जाती है, तो डुओ प्रोसेस कोर में हो जाता है इन चेंजिंग परिस्थितियों में भी। तो कोई चीज़ जो है खुद रियलाइज करना कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आर्बिट्रीनेस है। तो संविधान जिस पे इतनी चर्चा हुई, इतनी बहस हुई, इतने हमारे महान संविधान निर्माता लीडिंग लॉयर्स और हर जगह का संविधान ग्रैस्प करने के बाद भी उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शायद जाने अनजाने डेलिबरेटरी कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन छोड़ दिए। तो वहीं डिसेंडिंग जजमेंट इत्यादि के रूप में आर्बिट्रीनेस भी कहीं ना कहीं दिखती है। तो इंडिविजुअल केसेस में सर्कमस्टेंसेस में वास्तव में उनकी इन्वेस्टिगेशन से लेकर कन्विक्शन से लेकर ट्रायल कोर्ट तक कई जगह क्या बोलते हैं, कैसा भी हीनियस क्राइम हो, कुछ ना कुछ आर्बिट्रीनेस और निसंदेह हो सकती है। जी हाँ, बच्चन सिंह साहब का जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन थी, तो उसी के अपोजिट जो जी हाँ चीफ जस्टिस वाई बी चंद्रचूड़ साहब द्वारा थी, और यहीं पे जो खास डिसेंडिंग जजमेंट था चीफ जस्टिस PN भगवती साहब, वो अपने आप में अहम हो जाता है कि आर्बिट्रीनेस अच्छे से अच्छे प्रोसेस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो सकती है, और वो आर्बिट्रीनेस जो है वो
इसीलिए डेथ पेनल्टी अपने आप में फुल स्टॉप लगाता है और ये कहीं ना कहीं एक आर्बिट्रीनेस रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी प्रक्रिया पूरी तरह से पूर्ण नहीं हो सकती। तो वही तरह अगर हर केसेस में, हर चीज़ों में अगर जो आरोपी है या कन्विक्ट है, अगर डेथ पेनल्टी होगी ही नहीं और उसके राइट्स अंदर फंडामेंटल राइट्स हैं कृष्णा अय्यर साहब की जजमेंट के साथ, तो कहीं ना कहीं यह कुछ और संदेश भी दे सकता है। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात यह है कि हम नागरिक और स्टेट में फ़र्क होता है। जी हाँ, भले ही स्टेट के विरुद्ध हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी पोजीशंस है, और आर्टिकल 32 और 226 के अंतर्गत, और हम माननीय जुडिशरी के न्यायपालिका के साथ स्टेट को अपने फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए बाध्य भी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल के तरह हम एक स्टेट को भी एक इंडिविजुअल उसके सामने खड़े हो सकते हैं, लेकिन स्टेट जो है उसका बिहेवियर जो है वो एक आम इंडिविजुअल की तरह नहीं हो सकता है। ठीक, कैसा भी केस हो, हमारे अंदर जो है हम एक इंडिविजुअल के तौर पर उस केस के जो तुरंत हीट है तो तुरंत उस पर है, हम उस पर बदले की या और उस पर हम न्याय हम उस तरह का सोच सकते हैं। लेकिन स्टेट कभी भी एक्शन के बदले इस तरह की रिएक्शन की बात नहीं कर सकता है। ये इसीलिए स्टेट अन्य नागरिकों से पावरफुल होते हुए भी और कहीं ना कहीं इमिनेंट पोजीशन पे भी होता है। तो वहीं अभी जस्टिस अगस्तीन जॉर्ज मसीह साहब की बेंच आर्टिकल 32 के अंदर स्वयं राज्य द्वारा अपने फंडामेंटल राइट की बात करना, एक दिन साथ ये भी संभव हो जाए जिस दिन राज्य जो है अपने नागरिकों के साथ कंधे के कंधा मिलाते हुए और बराबरी पे एकदम चलने लगे, और जो उसकी ऑल पावरफुलनेस हमेशा कई तरह के आर्बिट्री अरेस्ट इत्यादि में हालिया जजमेंट अभी जो आया जस्टिस अमानुल्लाह खान साहब का, इस तरह की गाइडलाइंस की ज़रूरत ना पड़े और अपने इंडिविजुअल साथ कंधे के साथ मिलाकर चलने लगे, तो क्या पता स्टेट के भी अपने फंडामेंटल राइट होते हैं। लेकिन फिलहाल आज के सर्कमस्टेंसेस में स्टेट ये फंडामेंटल राइट एंजॉय करे, ये थोड़ा सा अजीब लगता है, जबकि वो कहीं ना कहीं ऑल पावर पोजीशन में बहुत बार बहुत जगह दिख जाता है नागरिकों की तुलना में। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरेक्शन भारत के संविधान की महानता है, और आर्टिकल 32 आर्टिकल 226 इसलिए खास है कि वो अपने इंडिविजुअल से, भले ही वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन संविधान भले ही कितना वेल एस्टेब्लिश्ड हो, परिपक्व हो, लेकिन वो सुनता है कि कहीं कुछ इम्परफेक्शन या आर्बिट्रीनेस या कहें कि कुछ बदलाव की आवश्यकता तो नहीं है। हमारे अंदर हम सब कुछ मजबूत है, सब कुछ सही है, कुछ ना कुछ तो हो सकता है कमी। तो वहीं वो कितना भी गलत बोल रहा हो, क्या कुछ दूसरा नज़रिया पर्सपेक्टिव सामने आ सकता है। हालिया कन्वर्सेशन में, जी हाँ, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब द्वारा हिंदू के कॉन्स्टिट्यूशन में एक पूछा गया क्वेश्चन, उन्होंने बोला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई गुना मानव से बुद्धि उसकी खुद की इंटेलिजेंस है, तो बहुत सारे रूटीन केसेस में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ले सकते हैं, परंतु क्या डेथ पेनाल्टी कितना भी परफेक्शन उस मशीन में हो, क्या डेथ पेनाल्टी अगर होनी है कैपिटल पनिशमेंट, तो आप क्या चाहेंगे? मैं पूछना चाहूँगा, आप मशीन की परफेक्शन चाहेंगे कि वास्तव में अगर डेथ पेनाल्टी होनी है तो वो कोई ह्यूमन माइंड या ह्यूमन वाइज मैन या बेंच ही ले जो मानवीय भावना को समझती है और रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन को अप्लाई करे? क्या आप उस परफेक्शन के बदले कुछ आर्बिट्रीनेस चाहेंगे, या वो इसके बहाने वो आप इसको ग्रेविटी भी बोल सकते हैं, वो इमोशनल चीज़, वो थिंकिंग, जैसे जस्टिस सूर्यकांत साहब बोल रहे थे कि आप उसको प्रिफर करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन कुछ इस तरह के इंटरेक्शंस एंड आर्बिट्रीनेस आपके सामने रखता है।
जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। वहीं 7 दिन में एंजॉय करता रहता हूँ मैं। कल तो एंजॉय किया ही। हाँ, अतुल अनेजा साहब को सुना आशुतोष की बात पर, तो वही रवीश कुमार साहब का आज का एपिसोड गवर्नर की पावर्स और उसके संबंध में। जी हाँ, जस्टिस JB पादरीवाला साहब और जस्टिस माधवन साहब का ऐतिहासिक फैसला कि अब तो प्रेसिडेंट साहब के भी निर्णय जो हैं वो माननीय ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब के, वो भी टाइम बाउंड होने भी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये एस्टेब्लिश प्रिंसिपल है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब जो हैं यूनियन कैबिनेट की रिकमेंडेशन पे ही वो वर्क करते हैं। तो इसमें बहुत ही बोल्ड, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मतलब टाइम पे आया डिसीजन, खासकर जनता के प्रति अकाउंटेबिलिटी के संदर्भ में। तो वहीं जी हाँ, रेड माइक पर आप सौरव शुक्लू साहब को सुना करिए। तो चाहे हर तरह के मुद्दे, इंडिविजुअल आदमी कहीं कष्ट में हो जाता है, कानपुर का एक ऐसा, तो वो भी ले आते हैं। और कोई बड़ा मसला है पर्यावरण संबंधित, तो वो भी ले आते हैं। तो प्रोफेसर उपेरवानंद और जी हाँ, सुनते रहिए, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सर।